आइए देखते हैं हम लोग। पिछले कक्षा में हमने पढ़ लिया था आपका ऊष्माशोष की अभिक्रिया और ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पांचवा पार्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। हमने इसमें आपको ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए इसको हमने टेबल बना के समझा रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या इसको आप पदार्थ को अभिकारक भी कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, तो वह अभिक्रिया जो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसमें एक परिभाषा और है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व पृथक हो, अर्थात वो पदार्थ से अलग हो जाए। एक परिभाषा और है, किसी अणु, परमाणु या आयन से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक हो, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है, चाहे वो अणु, परमाणु या आयन के रूप में हो, उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाए या पृथक हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये तीनों जो परिभाषाएं हैं हमने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, ठीक, प्लस Cl2 क्लोरीन का अणु है। अब देखिए यहाँ पे जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें प्राप्त होता है SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो Cl2 है, यह एक ऋण विद्युतीय तत्व है। कैसा तत्व है? जो क्लोरीन आपका है यह एक ऋण विद्युतीय तत्व है और ये Cl2 जा करके SnCl2 में जुड़ करके SnCl4 बना रहा है। यानी इस ऋण विद्युतीय तत्व Cl2 का SnCl2 में योग हो करके ये SnCl4 बना रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है SnCl4 में, यानी Cl2 जो है SnCl2 में ऐड होकर के SnCl4 बना रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, यानी ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है इस पदार्थ में ऐड होकर के SnCl4 बना रहा है। तो हम कहेंगे Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है SnCl4 में। ये तो हो गया आपका पहली परिभाषा के अनुसार पहला एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2, यानी मैग्नीशियम का जो हम दहन करेंगे या उसको जलाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसमें भी देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का अणु है वो आपके दूसरे पदार्थ में आके ऐड हो जा रहा है सीधे। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो सीधे किसी पदार्थ में जाकर उसका योग हो जा रहा है। तो हम भी यहाँ कहेंगे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें MgO में। तो हमने इसको लिख दिया O2 का ऑक्सीकरण होता है 2MgO में। ये भी स्पष्ट हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, Zn, ये जिंक है आपका और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो आपका CuSO4 है ना, अगर हम इसको अलग करें, इसको आयन के रूप में देखें तो ये होता है Cu2 प्लस SO4 डबल माइनस या 2 ऐसे होता है ना। यानी ये निगेटिव वाला पार्ट है और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। अब देखिए ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी ये जो ऋण विद्युतीय अवयव है वो Cu से निकल करके Zn4 के साथ जाकर के ऑक्सीकृत करता है। यानी इस
SO4 सल्फेट आयन का जो ऑक्सीकरण है ZnSO4 में हो जाता है। तो ये आपका SO4 यानी सल्फेट आयन ऑक्सीकृत होता है ZnSO4 में। अब वहीं दूसरी चीज हमने दूसरी परिभाषा बताया है कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व पृथक हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए CuSO4 में जो धन विद्युतीय तत्व है, धन विद्युतीय तत्व Cu डबल प्लस, तो हमने यहाँ बताया था Cu डबल प्लस, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये अलग हो जाता है, यानी जो Cu है CuSO4 से ऑक्सीकृत होकर के ये Cu बना देता है। ठीक, यानी दो परिभाषाओं को आपने इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं में समझ लिया। अब देखते हैं तीसरी परिभाषा। किसी अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है तो हम उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक सोडियम का अणु है ना। अब ये जो सोडियम है ये इससे एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए तो ये Na++ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, तो ये आपका Na+ आएगा और ये प्लस E-। नीचे नहीं दिख रहा, वहाँ नहीं दिख रहा है। ये चौथा एग्जाम्पल देखिए, जिनमें जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, एक इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, तब हम इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम कहेंगे कि Na का ऑक्सीकरण हो गया Na+ में। ठीक, ये आपका परिभाषा के अनुसार आपके 4 एग्जाम्पल हो गए, जिनसे आपकी तीनों परिभाषाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसको भी। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का योग हो। ये जो परिभाषा है अपचयन अभिक्रिया का, सेम ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है, लेकिन उसका उल्टा है। वहाँ पे आपका हाइड्रोजन अलग हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का योग हो, अथवा जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व पृथक हो, अथवा जिसमें किसी अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं आपका अपचयन अभिक्रिया। अभी अपचयन अभिक्रिया की जो तीनों परिभाषाएं हैं मैंने उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए लिख दिया है। आइए देखते हैं। यह है आपका क्लोरीन 2Cl और इसके साथ में आपका है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, यस सल्फर, ये आपका होता है 2 नेगेटिव और ये होता है 2 प्लस। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ऋण विद्युतीय तत्व है, जो ऋण विद्युत H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ऋण विद्युतीय अवयव है वो इससे अलग हो रहा है, आप देख सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व जो है अलग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से जो S है, सल्फर है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो अलग हो रहा है। और इसी क्रम में आपका जो
अपचयन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया मिक्स होती है। यहाँ पे RE का मतलब रिडक्शन से है, RED का मतलब रिडक्शन से है, OH का मतलब ऑक्सीडेशन से है। तो दोनों का मिला जुला रूप जो है, यानी ऑक्सीकरण भी, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा है, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। एक ही अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और अन्य पदार्थ का अपचयन होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय, इसका एक नया नाम है अपचयोपचय। ठीक, लेकिन ये जनरली बोला नहीं जाता है, बोला यही जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो देखने में भी थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जरूरी है कि दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, अर्थात बिना किसी पदार्थ के अपचयित हुए किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। तो आपको जितनी भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया मिलेंगी उनमें आपका अपचयन जरूर होगा। तो इसी क्रम में इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है। कोई भी पत्ती जो है जमीन से अपना जल ले लेती है, जमीन से क्या ले लेती है? जल ले लेती है, यानी 6H2O, और आपके वातावरण से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, और वह फिर क्या करती है? अभिक्रिया करके जो पत्तियों का भोजन है ग्लूकोज, ये बनाती है। और साथ में क्या निर्मुक्त होता है? साथ में और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, जो प्राणियों के लिए या मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, तो आइए इस अभिक्रिया को समझते हैं कि कैसे इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। ये आपका 6CO2। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका ग्लूकोज मिल रहा है C6H12O6, है ना। हमें चाहिए, ये 38 सब रुक गया है, ये 38 सब रुक गया है, 1 मिनट 38। ठीक है, देखिए 6H2O प्लस 6CO2, ये आपका C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का अणु सूत्र है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन। अब देखिए अभिक्रिया के उपरांत हमें यहाँ ग्लूकोज मिल रहा है। इस 6CO2 को हम लोग इस तरह समझते हैं C6H12 C6O12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से आपका O6 अलग हो रहा है। O6 क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, यानी इससे CO2 से, CO2 से क्या अलग हो रहा है? CO2 से O6 अलग हो रहा है, यानी तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं कि वो उसका अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और ये अपचयन होकर के क्या बना लेता है? C6O6। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें का एक O6 जो बचा है वो जाकर के इसमें जुड़ेगा अभी इस वाले में। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से 6H2O है, 6H2O है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है? यहाँ पे इस H2O में जो आपका हाइड्रोजन है आपका O6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6H2O से आपका हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, हाइड्रोजन पृथक हो रहा है क्योंकि ये जाता है इस ग्लूकोज में मिल जाता है, इस ग्लूकोज में मिल जाता है। तो जब इस
इस H2O में से H12 निकलता है, यानी कोई भी पदार्थ हो जब उससे हाइड्रोजन पृथक होती है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है आपका अपचायक, और जिस पदार्थ का आपका ये आप क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक है, यानी उसमें से आपका जो है O6 अलग हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे H यानी हाइड्रोजन परमाणु जो है अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं देखने को मिल जाती हैं, दोनों अभिक्रियाएं देखने को मिल जाती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर समझ सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है डेनियल सेल का, जो आप लोग डेनियल सेल देखते हैं जिसमें जिंक की एक छड़ को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है, डुबोया रहता है। कौन सा सेल है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, जिसमें आपको जिंक की एक छड़ को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया गया रहता है। तो देखते हैं कि उसमें कैसे आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। डेनियल सेल, डेनियल सेल का रिएक्शन लिखते हैं पहले। डेनियल सेल की अभिक्रिया जो है वो लिख लेते हैं और फिर उसी के आधार पर समझेंगे कि कैसे उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। देखिए जिंक है ये आपका, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ZnCuSO4 कॉपर सल्फेट, और आपका कॉपर जो है अलग हो जाता है, यानी जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर अलग हो जाता है। देखिए ध्यान से, इसमें कैसे आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले तो इसको आराम से देखिए। ये है आपका कॉपर सल्फेट, क्या है जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये डबल पॉजिटिव, ये डबल नेगेटिव, यानी ये जो आपका SO4 है ये ऋण विद्युतीय तत्व है। क्या है ये, ऋण विद्युतीय तत्व है। देखिए इस कॉपर सल्फेट से जो ऋण विद्युतीय तत्व है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग होकर के जाके इसमें जुड़ेगा, अलग होकर के जाके इसमें जुड़ेगा। यानी किसी भी पदार्थ से अगर ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता है, ऋण विद्युतीय तत्व क्या होता है, पृथक होता है, तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व अलग होते हैं तो उस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। और यदि किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसमें ये SO4 आके जुड़ जाता है, तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देख रहे बच्चों, हमने क्या बताया है, किसी पदार्थ से जब ऋण विद्युतीय तत्व अलग होता है तो उस पदार्थ का होता है अपचयन। तो आप देखेंगे कि यहाँ CuSO4 से ZnSO4 अलग हो रहा है कि नहीं, और ये अलग होकर के